हेलो जैन जी। हम अब निम्स के जो नेशनल मेरिट कम स्कॉलरशिप एग्जाम है उसकी आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। हम अब मैथ के क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देख लो और समझ लो। ये तुम्हारे आगे कई स्कूलों में, एक स्कूल के एग्जाम में, कमीशन एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम में, ग्राम सेवक के एग्जाम में काम में आएंगे नहीं। तो मिस्टर जैन जी समझ लो ध्यान से। पहला क्वेश्चन है 256 256 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि इससे बड़ी पूर्ण घन संख्या होती है 256 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या होता है 512। 512 एक पूर्ण घन है जो 8 का है, 8 का घन है। तो इसका आंसर होगा 2। यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो प्यारे बच्चों ये 8 का घन बन जाएगा। प्यारे बच्चों, यदि इसको सोल्व किया जाए तो तुमने अपनी स्कूल में पढ़ा है कि अभाज्य संख्याएं जो सिर्फ खुद के बारे में आती है, तो 2 का भाग देते हैं तो क्या आता है 128, दोबारा 2 का देंगे तो 64, दोबारा 2 का देंगे तो 32, दोबारा 2 का देंगे तो 16। इस तरह से चलता रहता है। 16 का क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 16 होता है। तो कितना 3 के ग्रुप बनाने होते हैं, तो ये 3 का ग्रुप बना, ये 3 का ग्रुप बना, इसको एक अकेला ग्रुप की जरूरत पड़ेगी तो 2 से गुणा करना पड़ेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक कौन सा है। योज्य तत्समक कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, योज्य तत्समक अवयव होता है कि यदि उसको किसी से संक्रिया करवाई जाए, कि यदि ए को ई से संक्रिया करवाई जाए तो वापस ए आ जाए। तो यदि जोड़ करवाया जाए तो किसी संख्या में क्या जोड़े कि वही आ जाए, तो इसका आंसर होता है 0। तो योज्य तत्समक होता है हमेशा 0। प्यारे बच्चों, इसी तरह हमें ध्यान रखना है कि योज्य की जगह यदि गुणन तत्समक हो तो उसका आंसर होगा 1। क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वही संख्या आ जाती है। तो गुणन तत्समक 1 होता है और योज्य तत्समक 0 होता है। वैकलन बाकी के लिए और भाग के लिए कोई भी तत्समक अवयव नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें परिमेय में क्रम विनिमयता का इनका पालन नहीं होता है। आगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि x बराबर -2, x बराबर यदि -2 रखूं मैं तो प्यारे बच्चों 2x - 3 + 10 का मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन ये आया था 2x - 3 + 10। तो तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था इसमें, तुम्हें क्या करना था कि 2 - 3 + 10, -2 - 3 कितने होते हैं -5, और 2 से गुणा किया तो -10। -10 को यदि 10 से करें तो क्या बचेगा 0। तो x बराबर -2 रखने पर इसका मान 0 आ जाएगा प्यारे बच्चों इस पेपर में। अगला क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कि ये 2 रेखाएं काटी आपस में, यहां y एंगल बन रहा है, यहां z एंगल बन रहा है, यहां 55 डिग्री है और यहां x डिग्री है। ये AP है और ये CD है। तो प्यारे बच्चों, हमें इसमें x y z का मान पूछा था और वो लगातार सही सही बताने थे। तो हमें पता होना चाहिए कि x बराबर क्या होगा 55। ये x बना रहा है तो ये x बराबर क्या होगा 55। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये कौन सा कोण है प्यारे बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण। यदि दो x की आकृति में आमने सामने यदि कोई कोण बनते हैं उनको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो x बराबर होगा प्यारे बच्चों 55। अब यदि BC या CD एक रेखा है, y और z भी बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, तो हम यदि सिर्फ एक का निकाल लें तो ये एक रेखा है CD, तो इस रेखा पे जो भी एंगल होंगे y में यदि हम 55 जोड़ें तो 180 होगा। तो y बराबर 180 - 55 यदि मैं घटाऊं
तो कितना होगा प्यारे बच्चों 125। तो x का मान 55, y का मान 125 और z का मान भी 125 होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माइनस के 28 प्लस माइनस के 7 और प्लस के 15, प्यारे बच्चों यहां भाग है, इसका आंसर क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन में हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमें बदमाश फॉर्मूला याद रखना है। हमें क्या रखना है याद? बदमाश फॉर्मूला। जैन जी जनरेशन है, बदमाश है कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि यदि हमें सबसे पहले क्या करना है, कोष्टक हटाना है, ब्रैकेट ऑफ करना है, फिर हमें भाग करना है, मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है और बाकी करनी है। तो इसमें भाग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 7 के पारे में 28 कितनी बार में आता है? 4 बार में। तो 15 और 4 कितने हो गए? 19। 15 और 4 कितने हो गए? 19। मेरे बच्चों 19 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बेलन में कितनी वक्र सतह होती है? बेलन में कितनी वक्र सतह होती है? तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन इसमें आएगा कि बेलन में कुल सतह कितनी होती है? तो बेलन में कुल सतह तो 3 होती है, लेकिन वक्र एक ही होती है। वक्र एक ही होती है, 2 सीधी होती है, 2 सरल सतह होती है, 2 सरल सतह होती है, एक वक्र पृष्ठ होता है। तो इसका आंसर होगा 1। टोटल सतह 3 होती है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। एक ट्राइंगल है, ये 110 डिग्री है, ये 125 डिग्री है और ये x है। हमसे इसका मान पूछा। तो प्यारे बच्चों हमें पता है कि बाहर वाला बहिष्कोण कहलाता है, अंदर वाला अंतःकोण कहलाता है। तो ये 110 है, तो 180 से घटाएंगे तो ये कितना होगा? 70 डिग्री। ये 125 है तो ये कितना होगा? 55 डिग्री। तो तीनों का योग कितना होता है त्रिभुज में? 180। तो 70 और 55, 125 में ये जोड़ेंगे तो कितना होगा? 55 डिग्री। क्योंकि कितना जोड़ें कि ये तीनों का योग 180 आ जाए, तो x का मान क्या होगा? 55 डिग्री। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, इसका मान कितना होगा? तो प्यारे बच्चों किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान होता है 1। तो इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, तो उत्तर तुम्हारा आएगा 3। अगला है क्वेश्चन कि संख्या 441 का वर्गमूल, 441 का वर्गमूल। तो प्यारे बच्चों इसमें एक ट्रिक देख लो कि दो दो के ग्रुप बनाते हैं, दो दो के ग्रुप बनाते हैं। यहां 1 कब आ रहा है? यहां 1 आ रहा है और 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 इसका स्क्वायर होता है 2 का। तो आंसर होगा 21। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441 होता है। अगला क्वेश्चन है कि मिलान चिन्ह में 12 को कैसे लिखते हैं? तो प्यारे बच्चों इसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि 4, 1 2 3 4, 5 5 की जोड़ी बनाते हैं, ये 5 हो गया, 6 7 8 9 और ये 10 हो गया, और 1 11 और 12, इस तरह से बनते हैं। तो प्यारे बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहुभुज है, समबाहुभुज है, उसमें प्रत्येक कोण 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो बताओ भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो हमें यह पता होता है कि समबाहुभुज में सभी बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जो बाहर एक कोण बनते हैं, जैसे कोई भी ट्रायंगल है या कोई भी चतुर्भुज है, पंचभुज है,
तो बाहर जो एंगल बनेंगे वो एक सर्किल बनाते हैं, और सर्किल बनाएंगे तो कितने डिग्री का कोण होगा? 360 डिग्री का। यदि इसको मैं स्क्वायर को भी यदि मैं रेक्टेंगल को कवर करूं तो कवर करने के मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? रेक्टेंगल। तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। 360 में यदि समभुज है तो प्रत्येक कोण बराबर होगा। तो 360 में हम 45 का भाग देंगे। प्यारे बच्चों 9 से डिवाइड करते हैं 40 और 9 5 जा 45। कितना आंसर आया? 8 आंसर इसका आएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि यदि एक पासा फेंका जाए तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? प्राइम नंबर्स आने की प्रायिकता क्या होगी? तो प्यारे बच्चों जब भी एक पासा फेंका जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है कि अनुकूल परिणाम, जो अनुकूल परिणाम होते हैं, और बट्टे क्या होता है? कुल परिणाम होते हैं। तो एक पासा फेंका जाएगा तो हमेशा क्या होता है? नीचे 6 आता है। अब हमें ये देखना है कि इसमें से अनुकूल कितने कितने हैं। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है 6 तक? एक तो 2 होती है, एक 3 होती है, एक 5 होती है। प्यारे बच्चों एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, ना ही भाज्य संख्या होती है। 3 अभाज्य संख्या है तो उत्तर क्या आया? 3/6। इसको आगे हम करते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो उत्तर क्या आएगा? हाफ। प्यारे बच्चों इसमें ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, तब हम एक में से घटाते हैं तो वो 1 - 1/2, तो भी आंसर आएगा 1/2। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रश्न है कि 55 डिग्री कौन सा कोण है? समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, या सरल कोण है? तो इसका आंसर जो 90 से जो कम होता है, 90 से जो कम होता है प्यारे बच्चों, उसको न्यून कोण बोलते हैं। 90 डिग्री वाले कोण को समकोण बोलते हैं। 90 से ज्यादा वाले को अधिक कोण बोलते हैं, और बराबर वाले को सरल कोण बोलते हैं। 180 डिग्री का जो कोण होता है उसको सरल कोण बोलते हैं। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें हम क्वेश्चन लिखते हैं पहले। हम क्वेश्चन लिखते हैं, देखो कि 3x - 2 3x - 2 - 3x - 3x। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें चेक करना है 3x, इसको जब सोल्व करेंगे तो 3x - 6, 3x से 3x कट गया, क्या आया? -6। ये क्वेश्चन तो, ये ऑप्शन तो सही है। हमें ये चेक करना है कौन सा सही नहीं है। -3, 3 से 3 कट गया, और क्या है? -4a, तो ये भी सही है। 5 में 5 कट गया, माइनस का 5, माइनस प्लस, तो यहां 5 = -5 आया, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा, ये वाला गलत है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि कोई जनसंख्या है वो 150 लाख से घटकर 100 लाख हो गई, तो बताओ कितने प्रतिशत की कमी हुई? कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो प्यारे बच्चों 150 में से 100 गए 50 लाख, और 50 में 150 से डिवाइड किया कि मेन मूल ये है, तो 50/150 × 100। 50 तिया 150 होते हैं, 5 तिया 15 होते हैं ना, और 100/3, तो ये कितना होता है? 33 सही 1/3% होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों कि किस परिमेय संख्याओं में -4/3 इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अगला क्वेश्चन है कि इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। तो सबसे पहले या तो अंश की तुलना करते हैं या हर की तुलना करते हैं। यहाँ दोनों ही समान नहीं है तो हम अंश या हर को समान बनाएंगे। 3, 4 और 5, इनका यदि हम एलसीएम ले प्यारे बच्चों तो 60 आता है। तो 60, 30, 20 या 60 होते हैं, तो 20 से ऊपर गुणा किया
20 चौक 80 और 20 तिया 60। 4 में 15 चौक 60 होता है, तो 15 5 75 और 15 चौक 60। 12 पंजो 60, तो 12 से गुना होगा, 12 संतु 84, 12 पंजो 60। तो प्यारे बच्चों, माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या है ये, फिर है ये, और फिर ये। तो सबसे छोटी -7/5, फिर -4/3 और -5/4। ये आरोही क्रम में व्यवस्थित है। आरोही का मतलब होता है प्यारे बच्चों छोटे से बड़ा। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि किस अक्षर में क्षैतिज सममित रेखा है? क्षैतिज सममित रेखा है प्यारे बच्चों, क्षैतिज सममित रेखा है, क्षैतिज सममित रेखा है। तो प्यारे बच्चों इसके ऑप्शन है हमारे पास ए, एफ, कि किस अक्षर में, एबीसीडी किस अक्षर में ए, एफ, ई और यू में किस में क्षैतिज सममित रेखा है? प्यारे बच्चों दो सममित रेखा होती है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। इसमें हमें ये देखना है कि क्षैतिज सममित रेखा किसमें है। तो हम चेक करेंगे किसमें सममित रेखा है। देखो तो प्यारे बच्चों इसमें हमें देखना है किसमें क्षैतिज सममित रेखा है। तो क्षैतिज सममित रेखा है कि बीच में से काटना है। तो बीच में यदि काटते हैं हम, तो ऊपर और नीचे का यदि बराबर आए तो उसको सममितता बोलते हैं। तो ऊपर वाला ए और नीचे वाला ए समान नहीं है, सिर्फ ई में समान है। ई में समान है कि ये नीचे भी ऐसे बनाएगा और ऐसे बनाएगा, तो ये बीच में से दो भागों में टूट रहा है। तो इसमें क्षैतिज सममिति रेखा सिर्फ ई में है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि भिन्न 2/5 को प्रतिशत में बदलो। भिन्न 2/5 को प्रतिशत में बदलो, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। 20 पंजो 100 होते हैं, 20 दूनी 40, 40%। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो हम चेक करेंगे प्यारे बच्चों। अब ये 4 कथन दे रखे हैं, इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है दो समकोण संपूरक होते हैं। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 और 90 180। संपूरक प्यारे बच्चों संपूरक वे कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 हो, और पूरक कोण वे होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। 90 डिग्री हो उसको पूरक बोलते हैं, और 180 हो उसको संपूरक बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सम 90 एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 180। तो दो समकोण संपूरक होते हैं, सही बात है, ये सही स्टेटमेंट है। दो न्यून कोण पूरक हो सकते हैं, हाँ ये भी सही है कि 45 और 45 90। दो न्यून कोण संपूरक हो सकते हैं, नहीं ये गलत है। और एक स्टेटमेंट और है कि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, हाँ सही है। तो सिर्फ ये स्टेटमेंट गलत है कि दो न्यून कोण संपूरक हो सकते हैं प्यारे बच्चों। है अगला है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्यक। प्यारे बच्चों माध्यक पूछा है, तो बहुत आसान है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या होगी 1 2 3 4। कितनी संख्याएं हैं? 5। आरोही क्रम में व्यवस्थित की आरोही क्रम में है। 5 संख्याएं हैं, 5 + 1/2। तीसरा पद कौन सा है? दोनों साइड से 2 है। तो प्यारे बच्चों चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। अब आगे हम इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन और करेंगे। ये मैथ के 20 क्वेश्चन आए थे, ये हमने किए। तो ये सेट में एसएसटी, साइंस और मैथ आती है। अब हम मैथ की करेंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में रीजनिंग के जो प्रश्न है वो जो करेंगे। तो प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन है कि इसमें विजातीय छांटना है। प्यारे बच्चों विजातीय छांटना है, विजातीय छांटना है। इसमें जो 91 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन है उसमें जो विजातीय छांटना है। तो विजातीय का मतलब होता है कि 3 तो एक चीज से संबंध रखते हो,
और चौथा उसमें संबंध ना रखता हो। तो प्यारे बच्चों जुड़े रहो, रीजनिंग के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि 144, 196, 256 और 170 इनमें कौन सा विजातीय है? तो प्यारे बच्चों ये सारी तीनों संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 144 12 की वर्ग होती है, 196 14 की वर्ग होती है, 256 16 की वर्ग होती है, लेकिन 170 विजातीय है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि सिंगल जीरो आता है तो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होती है। आगे है 16, 27, 8, 125। इसमें वर्ग वाली थी, इसमें घन वाला होगा। 125 5 का घन है, 8 2 का घन है, 27 3 का घन है, लेकिन 2 घन नहीं है, ये वर्ग है 4 का। तो इसमें आंसर होगा 16। अगला प्रश्न है 6, 3 और 11। क्या गिणे में क्षेत्रज्ञ हम साथ में पढ़ते हैं तो ये अलग ही है। वैसे हमें पता होना चाहिए कि 6 अक्षय 3 गे ये संयुक्त वर्ण है, 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बने है सिंगल वर्ण है, इसमें होगा है। प्यारे बच्चों अगला एक प्रश्न है पुष्कर, खाटू, कैलाशपुरी और समेत शिखर। तो प्यारे बच्चों इसमें हमें ढूंढना है तो कौन सा अलग है। पुष्कर और खाटू ये तो हमें पता है दोनों धार्मिक स्थान है। कैलाशपुरी ये उदयपुर के अंदर है, ये भी धार्मिक स्थान है। तो इसमें आंसर होगा समेत शिखर। दूसरी तरह से हम ढूंढ सकते हैं कि पुष्कर, खाटू, कैलाशपुरी ये तीनों राजस्थान में है और समेत शिखर राजस्थान में नहीं है। ये प्यारे बच्चों ये झारखंड में है। तो इसमें आंसर होगा समेत शिखर। अगला है सिंदूर, कदम, मेहंदी और गोरैया। तो ये तीनों पेड़ हैं और ये एक पक्षी का नाम है, तो इसमें ये अलग है। अगला है 256, 343, 512 और 400। तो ये 6 का घन है, ये 7 का घन है, ये 8 का घन है और ये स्क्वायर है, ये वर्ग है। बाकी सारी घन संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है ACE, BDF, GHI और CEG, इसमें कौन सा अलग है? तो प्यारे बच्चों ये पहला अक्षर होता है, ये तीसरा होता है, ये पांचवा होता है, ये दूसरा होता है, ये चौथा होता है, ये छठा होता है, ये सातवां होता है, ये आठवां होता है, ये नौवां होता है, ये तीसरा, पांचवा और ये सातवां। सब में 2 2 का फर्क है। सिर्फ इसमें लगातार अक्षर दे रखे GHI। उसके बाद में है कि आग्नेय, ईशान, वायव्य और उत्तर। तो कह रहे बच्चों ये तीनों दिशाएं, बीच वाली दिशाएं ये मेन दिशा है, तो इसका आंसर होगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है A, E, X और U। तो इसमें A, E और U वोवेल्स है और X कांस्टेंट होता है, तो ये होगा। अब हम श्रृंखला वाले प्रश्न करेंगे। 5 प्रश्न श्रृंखला वाले हैं। श्रृंखला के 5 प्रश्न हैं A, C, D, GHI। तो अगला क्या होगा? तो प्यारे बच्चों यहां दिख रहा है आपको कि यहां एक आ रहा है, यहां 2 अल्फाबेट है, यहां 3 अल्फाबेट है। ये पहला अल्फाबेट है, ये तीसरा अल्फाबेट है, ये चौथा है, ये 7वां है, ये 8वां है, ये 9वां है। यहां 2 का डिफरेंस है और इसमें कितना है? 4 का डिफरेंस है।
तो इससे 4 और उसके बाद में क्या होगा, 6 का डिफरेंस लेंगे हम, तो क्या होगा 7 6 13, 2 4 और 8 का लेंगे तो हमारा जो लेटर आना चाहिए वो होगा 15 16 17 और 18। 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, फिर 4 दूनी 8 का डिफरेंस। तो यहाँ 15वां अक्षर होता है O, 16वां अक्षर होता है P, 17वां अक्षर होता है Q और 18वां अक्षर होता है R। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है 13, 27, 56 और 115। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। पहले डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है 14, इन दोनों में डिफरेंस है 29। सिमिलरली इसमें डिफरेंस है 9 और 5। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इनमें कोई रिलेशन नहीं बना। इन दोनों में कितना डिफरेंस है 15, इन दोनों में डिफरेंस है 30। तो प्यारे बच्चों हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिससे 15 15 दूनी 30, 60 का डिफरेंस आए। तो डिफरेंस कितने का आना चाहिए, इसमें जो 60 जोड़ेंगे, इसमें 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 और 6 5 11, 119 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 234। तो अगली संख्या होगी 234। दोबारा देखिए, अगला क्वेश्चन है 18 12 6 0। अगली संख्या क्या होगी, तो प्यारे बच्चों 6 घट रहा है तो 0 में से 6 गए तो आंसर होगा -6। अगला क्वेश्चन है BC EF IJ NO। तो अगली संख्या क्या होगी, तो प्यारे बच्चों BCD, यहां D खा गया, यहां GH खा गया, यहां KLM खा गया, 3 अक्षर खा गया। तो यहां कितने अक्षर खाएगा, 4 अक्षर खाएगा। P Q R और S खाएगा। उसके बाद में 2 अक्षर कौन से आएंगे, और U आएंगे। मेरे बच्चों इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 3 का डिफरेंस है और इसमें 4 का डिफरेंस है। आगे है 1 8 27 और 64। अगली संख्या क्या होगी, तो प्यारे बच्चों बताओ कि 1 का घन है, 8 2 का घन है, 27 3 का घन है, 64 4 का घन है। तो अगला संख्या क्या होगी, 5 की घन। 5 की घन होती है 125। तो 125 आंसर आएगा। इसके बाद में हम देखेंगे, क्वेश्चन है कि शाम को 4 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक घड़ी कितनी बार अतिव्यापन करती है, ओवरलैप करती है। तो हर 1 घंटे 1 बार करती है, तो उत्तर होगा 4 बार ओवरलैपिंग करेगी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लीप ईयर है, लीप वर्ष है। तो प्यारे बच्चों इसमें चेक करने का सीधा सा तरीका है जिसमें 4 का भाग चला जाए। तो लास्ट के 2 डिजिट देख लेते हैं। 4 के पाड़े में कितना नहीं आता, 25 नहीं आता, 6 नहीं आता, 25 चौक 100। तो 1600 जो साल था वो लीप ईयर था, उसमें 29 फरवरी थी। अगला क्वेश्चन था कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त यदि शुक्रवार हो, 15 अगस्त यदि शुक्रवार हो तो गांधी जयंती कौन से बार में होगी। तो गांधी जयंती हमें पता है 2 अक्टूबर को होती है बच्चों। तो 15 अगस्त 31 की होती है, 16 दिन। सितंबर 30 दिन का होता है, ठीक है। तो 16 और 30 46 और 3 तारीख कितने हो गए, 49। हमें पता है कि हर 3 दिन से, हर 7 दिन से वार रिपीट होता है, शुक्रवार आएगा। तो 3 तारीख को शुक्रवार होगा। तो 2 अक्टूबर को क्या होगा, शुक्रवार से पहले क्या हो जाएगा, गुरुवार होगा। क्या होगा बच्चों, गुरुवार होगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों कि 15 तारीख, अप्रैल की 15 तारीख, अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल की 15 तारीख को शनिवार है। तो ये बताओ कि शनिवार के अलावा
कौन सा वार है जो अप्रैल के महीने में 5 बार आएगा? तो अप्रैल यदि शनिवार है तो हमें पता है कि 15 का शनिवार है तो 15 7 22 और 29, 7 घटाए तो 8 और 1, शनिवार 5 दिन का आएगा। अब 30 तारीख को क्या होगा? रविवार होगा शनिवार के बाद में, तो 30, 23, 16, 9 और 2 तारीख को रविवार होगा। तो ऐसा वार कौन सा होगा जो अप्रैल में 2 दिन होगा, 5 बार होगा? रविवार। तो प्यारे बच्चों जुड़े रहो। आगे हम करते हैं कि AZ BY DW और EB। तो प्यारे बच्चों पहले से पहला अक्षर और ये लास्ट से पहला अक्षर, ये दूसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो तीसरा अक्षर कौन सा होगा? C। अब उधर से चलते हैं, VW क्या होगा? X, तो CX इसमें होगा। आगे है P3C R5F V12L और X17O। तो प्यारे बच्चों इसमें पहले अक्षर में देखो P, ये 16वां अक्षर है, ये 18वां अक्षर है, ये 22वां अक्षर है और ये 24वां अक्षर है। तो 16, 18, 22, 24, तो यहां कौन सा अक्षर आना चाहिए? यहां 20वां अक्षर आना चाहिए। यहां 3, 5, 12, 17, इन दोनों में 5 का डिफरेंस है, इन दोनों में 3 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है। 3, 5, 5 में से 3 गए 2, ठीक है। और इसमें देखो C ये तीसरा अक्षर है, F कौन सा अक्षर है? छठा, L कौन सा है? 12वां और O कितना है? 15वां। तो इसमें 3, 6, 12, 15, तो यहां कौन सा अक्षर होगा? 9वां। तो 20 और 9, T20T, 9वां I। इसमें कौन से ऑप्शन में है? T और I, T8I, T8I, 3, 5, 8, 12, 17। यहां 2 का डिफरेंस, यहां 3 का डिफरेंस, यहां 4 का डिफरेंस और यहां 5 का डिफरेंस, T8I। आगे है VG XI ZK BM FQ। तो प्यारे बच्चों V 2 अक्षर छोड़ा X, 2 अक्षर छोड़ा Z, एक अक्षर छोड़ा, मतलब एक अक्षर छोड़ा X आया, एक छोड़ा Z आया, एक अक्षर छोड़ा B आया, तो यहां होगा D, ठीक है। यहां E छोड़ के F आ रहा है। GHI यहां एक अक्षर छोड़ रहा है, JK LM NO क्या आएगा? डू, DO डू। मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन है 3, 9, 27, 81 या खालिस्तान और ये 729। तो ये 3 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 243 आएगा। बच्चों अब कूट भाषा के प्रश्न है कि यदि मैंगो को यदि ये लिखा जाए तो ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा? तो पहले बच्चों ये हमें पता होना चाहिए कि M 13वां अक्षर होता है, ये पहला अक्षर होता है, N 14वां होता है, G 7वां अक्षर होता है और O 15वां अक्षर होता है। यहां हम इसमें मैच करते हैं, ये 13 हो गए, ये 1 हो गया, ये 14 हो गए और ये 7 हो गए, ये 15 हो गए। मतलब इसमें जो इनका लेटेस्ट का नाम है वो ही दे रखा है। तो हम मैच कराते हैं, O से क्या होगा? O 15 अक्षर है, 15। R कौन सा अक्षर है? होता है 18वां। A कौन सा है? 1। N कौन सा है? 14। G कौन सा है? 7 और E कौन सा है? 5। ये इसका आंसर प्यारे बच्चों होगा। ABCD के तुम्हें नंबर याद होने चाहिए कि कौन से होते हैं। यदि बैट को, अगला क्वेश्चन है, यदि बैट को टैब लिखा जाए
तो स्कूल को क्या लिखा जाएगा प्यारे बच्चों? तो हमें पता है पहला अक्षर लास्ट अक्षर को पहला बना दिया, बीच वाले को बीच वाला, और जो प्रथम अक्षर था उसको अंतिम बना दिया, मतलब उल्टा किया गया है। उल्टा करते हैं LOOHCS। उसके बाद है प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि बट को यदि SBSUST लगाया जाए तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? तो B पहले S लगा दिया, U के पहले S लगा दिया, T के पहले लगा दिया। इसमें ये देखना हो रहा है, तो सब अक्षर से पहले S लगा दो, SDSOSG, यह आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि DBA को, यहां देखिए DBA को 421 लिखा जाए तो प्यारे बच्चों CBA को क्या लिखा जाएगा? तो D चौथा अक्षर है, B दूसरा है, A पहला है, तो ये क्या होगा? 3 2 1 321 होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी घन को पीले बांटा गया, पीले आकार से किया गया और 27 टुकड़ों में काटा गया, तो ऐसा बताओ जो यदि किसी रंगहीन हो, एक भी सतह कलर नहीं किया हो, एक भी सतह कलर नहीं किया हुआ हो, तो इसका आंसर होता है n-2 का क्यूब। n-2 का क्यूब होता है बच्चों, n-2 का क्यूब। तो n यहां n क्यूब कितना दे रखा है? 27, तो n का मान आएगा यहां 3, तो 3 - 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1, तो आंसर कितना होगा? 1। प्यारे बच्चों अगला है कि कितनी सतह है जो दो सतह से रंगी हुई है, दो सतह रंगी हुई है, तो इसका जो होता है उसमें हमें करना है कि n-2 का होल स्क्वायर इंटू 12, तो ये तो दोबारा 1 हो गया, तो आंसर क्या आएगा? 12। उसके बाद है कि कितनी है जिसकी सिर्फ एक सतह रंगी हुई है, तो इसका होता है n-2 इंटू 6 सॉरी, इसमें n-2 इंटू 12 होता है, इसमें n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, तो इसमें कितना हो जाएगा? 6। और ये क्वेश्चन आता है कि किसमें 3 है, तो इसमें कोई सूत्र काम में नहीं आता, तुम्हें सीधा लिखना है 8, सीधा लिखना है 8 प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे हम करते हैं क्वेश्चंस कुछ और से रिलेटेड, हम कुछ और प्रश्न करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें वर्ण, बाएं से सातवें वर्ण में दाएं से 6वां वर्ण कौन सा होगा? दाएं से 6वां वर्ण कौन सा होगा? तो प्यारे बच्चों बाएं से 7वां, जहां से एबीसीडी शुरू होती है उसके दा, तो जब बायां और दायां दोनों अलग अलग हो तो जुड़ जाते हैं, तो 7 और 6 कितने होते हैं? 13। प्यारे बच्चों यदि बायां और दायां अलग अलग हो तो जुड़ जाएंगे, तो 13वां अक्षर पूछेंगे। यदि दोनों बाएं हैं तो घटेगा, दोनों दाएं हैं तो घटेगा। 7 और 6 13, 13वां अक्षर कौन सा है? कितना होता है 13वां अक्षर? P, सॉरी 13वां अक्षर होता है M, 13वां अक्षर होता है M। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने से बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो हमें ये पता है कि टोटल कितने होते हैं? 26, तो L प्लस R माइनस 1 बराबर 26, बाएं से 9 प्लस R माइनस 1 बराबर 26, 9 माइनस 1 8, इधर गया तो 9 माइनस 1 8 हो गया, 26 में से 8 गए तो 18, 18 अक्षर कौन सा होता है? R होता है। दाएं सिरे से 18वें वर्ण,
दाएं सिरे से 18वें वर्ण से दाएं से 12वां, दाएं से 12वां वर्ण कौन सा होगा? दाएं से, इधर से 18वां, ठीक है, और उसमें दाएं से, तो दोनों दाएं हैं तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे बच्चों। 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 6। उधर से छठा प्रश्न, छठा क्या होगा? जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी और यू, कौन सा अक्षर होगा? यू, 20वां अक्षर, ठीक है। तो गाइस ये अपने निम्स परीक्षा के आंसर की थी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो सबसे, अपने दोस्तों से, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो गाइस, अब हम निम्स में साइंस के क्वेश्चन करेंगे, विज्ञान के जो क्वेश्चन है वो हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो एसएसटी जो सामाजिक से संबंधित प्रश्न है वो किए थे। अब निम्स में हम विज्ञान से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न ये आया था, सूक्ष्म जीवों पर, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो यदि मृत पादप पे, सूक्ष्म जीव यदि मृत पादप पे रिएक्शन करे तो क्रिया करने से जो उत्पाद बनता है उसको क्या कहते हैं? तो उसमें तुम्हारा आंसर होगा ह्यूमस। बच्चों क्या आंसर होगा इसमें? ह्यूमस। बच्चों अगला क्वेश्चन था कि एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस किस काम में आती है? तो पहले बच्चों ये ईंधन के रूप में काम में आती है, ये ईंधन के रूप में काम में आती है। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और हिंदी में इसको बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो ये घरेलू ईंधन जो घर में अपने सिलेंडर होते हैं उसके अंदर, घर में जो ईंधन होते हैं उनमें एलपीजी काम में आती है। गाड़ियों में जो गैस होती है वो होती है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, कंप्रेस्ड संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो गाड़ियों में काम में आती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा एलपीजी, ईंधन, घरेलू ईंधन के रूप में काम में आती है। अगला प्रश्न है बच्चों कि उसमें जो मादा युग्मक है उसका निर्माण कहां होता है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा परागकोश। इसका आंसर होगा परागकोश। अगला है कि विश्व उष्ण का क्या कारण है? विश्व उष्ण का क्या कारण है? प्यारे बच्चों विश्व उष्ण, जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, इसका क्या कारण है? तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है बढ़ती हुई CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, मलेरिया का परजीवी है। बच्चों मलेरिया आपको पता है कि मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होती है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है, लेकिन इसका जो परजीवी है वो है प्लाज्मोडियम। इसमें आंसर होगा प्लाज्मोडियम। इसके जीवाणु की वजह से ये मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगला है, दही में कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों दही में हम जानते हैं लैक्टिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक से ही एक शब्द बना है लैक्टोबैसिलस, या कई बार आता है बेसिमस। तो लैक्टोबैसिमस जो जीवाणु होता है वो दही में पाया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु, इसका जो संलयन है वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी से बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं,
सब एक ही चीज पे घूमते घूमते आए हैं। शुक्राणु और अंडाणु को जब मिक्स होते हैं उस चीज को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? फर्टिलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। ठीक है, आगे देखो बच्चों। अगला है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान बच्चों कितना होता है? तो ये सेल्सियस के अंदर पूछा है, तो इसका आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और यदि फ़ारेनहाइट के अंदर पूछा जाए तो ये बच्चों आता है 98.4 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। तो यहां सेल्सियस में पूछा है तो इसका आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस, 37। अगला है दाब ज्ञात करने का सूत्र बताओ। तो दाब बच्चों दो चीजों पे निर्भर करता है, बल और क्षेत्रफल पे। बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। बल बटे क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, बल और क्षेत्रफल, बल बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो दाब घटेगा। इसमें एक प्रश्न और बनता है कि दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक होता है पास्कल। और क्या पूछा जाता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक ये भी लिया जाता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। अगला है प्यारे बच्चों अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद है। तो इसमें एक तो बनता है अपांक और एक बनता है बायोगैस। जो अपशिष्ट जल हम जो करते हैं, अपशिष्ट जल को साफ करते हैं, अपशिष्ट जल को साफ करते हैं, उससे एक तो अपांक बनता है और एक बायोगैस बनती है। कीट बक्षी पादप का उदाहरण, कीट बक्षी पादप, कीट बक्षी पादप का उदाहरण है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों घटपर्णी। इसका ऑप्शन होगा घटपर्णी। प्यारे बच्चों इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मूंग, लाइकेन, अमरबेल। तो ना तो मूंग होता है ना लाइकेन होता है, लाइकेन दूसरों पे होता है, अमरबेल भी परजीवी होता है, लेकिन कीट पक्षी पादप होता है घटपर्णी। फिर है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी किस तकनीक से संबंधित है? प्यारे बच्चों इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी, लेकिन यदि आप थोड़ा सा ध्यान से करते कि इसमें नाम आता है आईवीएफ। हम अखबारों में, टीवी में देखते हैं आईवीएफ, तो ये वहां से आया है। आई फॉर इन, वी फॉर विट्रो, एफ फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इसका हिंदी में अर्थ होगा इन विट्रो निषेचन। प्यारे बच्चों एक प्रश्न आया था शुक्राणु और अंडाणु का जो संलयन होता है वो निषेचन कहलाता है, और एक प्रश्न आ गया आईवीएफ कि ये जब टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है तो इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बल के लिए सही कथन है। बल के लिए सही कथन है। तो प्यारे बच्चों इसका सही कथन होगा कि बल का परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा। अगला है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा होता है? टेस्टोस्टेरोन, तो प्यारे बच्चों ये वर्षण ग्रंथि द्वारा होता है। ये वर्षण ग्रंथि द्वारा होता है। अगला आगे देखो, भ्रूण का परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है कि भ्रूण का परिवर्तन कहां होता है? भ्रूण का परिवर्तन कि जो विकास होता है भ्रूण का, जो अंडाणु और शुक्राणु जो फर्टिलाइजेशन के बाद में भ्रूण बनता है उसका जो परिवर्तन वो कहां होगा? तो ये अंडाशय में होता है। ये कहां होता है? अंडाशय में। अगला प्रश्न है कॉकरोच के शरीर में हवा कैसे प्रवेश करती है?
तो इसमें तुम्हें आंसर लिखना था श्वास रंध्रों द्वारा, श्वास रंध्र द्वारा, श्वास रंध्र द्वारा। इसमें ऑप्शन है फेफड़ों द्वारा, क्लोम द्वारा, श्वास रंध्र द्वारा और त्वचा द्वारा। तो श्वास रंध्र द्वारा होती है कॉकरोच में, मछलियों में होती है क्लोम द्वारा। अगला है सही अक्षय प्राकृतिक साधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? तो इसमें आएगा सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश वो क्या है? अक्षय है, सूर्य का प्रकाश। प्यारे बच्चों, अगला है सही खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। तो इसमें खाद्य श्रृंखला में होता है कि पहले उपभोक्ता आएगा कि कोई चीज उगाई जाती है, उत्पादक आता है, फिर उपभोक्ता आते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगी कि सबसे पहले घास होती है, घास को टीडी खाती है, टीडी को प्यारे बच्चों मेंढक खाएगा और मेंढक को सांप खाएगा। इसमें आप चेक कर सकते हो, जैसे एक कईयों में दे रखा है, जैसे पहले वक्ष को शेर, वक्ष को शेर, फिर शेर को घोड़ा और घोड़े को गाय, ये एक दे रखा है। वक्ष को शेर नहीं खाता, ना शेर को घोड़ा खाता है, ना घोड़े को गाय खाता है। तो ये खाद्य श्रृंखला नहीं है। खाद्य श्रृंखला कौन सी होगी? जो घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा। अगला प्रश्न है चाल का मूल मात्रक क्या है? चाल का मूल मात्रक क्या होता है? तो बच्चों ये हमें पता होता है कि चाल क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो इसका जो मूल मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। मूल मात्रक ये होता है। ऐसे तो कई होते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जो मूल यदि नाम आ जाता है तो हमें मीटर प्रति सेकंड करना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो हमने पहले प्रश्न था वही करना है कि कीट पक्षी वो क्या है? घटपर्णी। कीट पक्षी क्या है? घटपर्णी। ये पहले प्रश्न आ रखा था, उससे हमें करना है। उसके बाद कोयला और पेट्रोलियम कौन से ईंधन है? ये प्रश्न भी आता है, कोयला और पेट्रोलियम कौन से ईंधन है बच्चों? तो आप बताओ, कोयला और पेट्रोलियम। जब कोयला और पेट्रोलियम का तब आपने पाठ पढ़ा, तब ये आता है कि कई करोड़ों साल पहले हमारी क्या हुआ? जमीन दब गई और जो पेड़ पौधे थे वो कोयले बन गए, समुद्री जीव जंतु पेट्रोलियम बन गया। तो ये जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से बने, तो इन दोनों को जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। आगे है बच्चों क्वेश्चन कि मोमबत्ती का जो पूर्ण दहन होता है, मोमबत्ती का पूर्ण दहन होता है, उसमें कैसा रंग होता है? तो प्यारे बच्चों इसमें करना है नीला, ब्लू कलर। मोमबत्ती का जो पूर्ण दहन होता है उसमें ब्लू कलर होता है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि व्यायाम करते समय, यदि हम कसरत करते हैं, व्यायाम करते समय हमारे शरीर में क्रैम्प या ऐंठन किस वजह से आती है? तो उसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल बनने के कारण। लैक्टिक अम्ल बनने के कारण। कि नीले लिटमस को लाल, नीले लिटमस को लाल कौन करता है? तो प्यारे बच्चों नीले लिटमस को लाल, इसमें ऑप्शन है अम्ल, एसिड, क्षार, बेस, लवण, सॉल्ट या पानी, जल, H2O। कि नीले लिटमस को लाल कौन करता है? तो प्यारे बच्चों एनिल, एनिल अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल करता है। एसिड इसका आंसर सही होगा। क्षार क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला करेगा। ये लाल को किस में कन्वर्ट कर देगा? नीले में। लवण और पानी है, ये ना तो नीले को लाल करेंगे ना लाल को नीले करेंगे। तो प्यारे बच्चों कमेंट में क्वेश्चन का आंसर दो कि यदि अम्ल लाल लिटमस में डाला जाए तो कैसा रंग होगा, और यदि क्षार नीले लिटमस में डाला जाए तो कैसा रंग होगा। अगला प्रश्न,
अब अगला क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग क्यों होता है। मेरे बच्चों, रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। एक इसमें ऑप्शन दे रखा था क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, तो ये प्रश्न आता है पेड़ में जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों का जो रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण आता है। अगला क्वेश्चन है कि ये आकृति दे रखी है, ये आकृति कौन से लेंस की होती है? तो प्यारे बच्चों, ये कॉनकेव लेंस की होती है, अवतल लेंस की, अवतल लेंस की होती है, कॉनकेव की। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि जब किसी तार में विद्युत प्रवाहित की जाए और वो चुंबक की तरह व्यवहार करे, चुंबक की तरह, तो ये कौन से उपकरण में होगा? ऑप्शन दे रखे हैं बल्ब, प्रेस, हीटर या घंटी। तो जो घंटी होती है उसमें विद्युत घंटी होती है, उसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उपयोग में लाता है। हीटर में तापीय प्रभाव होता है, बल्ब में प्रकाशीय प्रभाव, तापीय प्रभाव होता है, और स्त्री में भी तापीय प्रभाव काम में लिया जाता है। तो सिर्फ जो विद्युत की घंटी है उसमें चुंबकीय प्रभाव काम में लिया जाता है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो प्यारे बच्चों, जैसे हमारे शरीर में दो नसें होती हैं, धमनी और शिरा, वैसे ही पादपों में दो होती है, जाइलम और फ्लोएम। एक तो होती है जाइलम और एक होती है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। तो जो पादपों में हम जड़ों में पानी डालते हैं, तो जड़ों में जो पानी होता है वो पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है, वो जाइलम के द्वारा होता है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा जाइलम। जो पत्तियों में जो भोजन बनता है वो अन्य भागों में कैसे पहुंचाया जाता है? फ्लोएम के द्वारा। अम्ल और क्षार, अगला क्वेश्चन है अम्ल प्लस क्षार जो दोनों मिलते हैं तो क्या बनाएगा? लवण और प्लस पानी जल बनाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे इसको न्यूट्रल कर देते हैं, तो इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि लोहे पर जो जंग लगती है, लोहे पर जो जंग लगती है उसके लिए क्या क्या चाहिए? तो लोहे पर जंग किसकी वजह से लगती है? एक तो यदि वो हवा के संपर्क में आए या पानी के संपर्क में आए। हवा पानी के संपर्क में आती है तो लोहे पे जंग लगती है, तो हवा में ऑक्सीजन होगी और पानी होगा, ऑक्सीजन और पानी मिलकर लोहे पे जंग लगाती है। प्यारे बच्चों, अगला है कि फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो यह आता है राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है कि नर एवं मादा युग्मक के प्रक्रम को क्या कहते हैं? ये पहले ही प्रश्न आया था प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन 2 बार आ रखा है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि ईंधन का ऊष्मीय मान क्या है? ईंधन का ऊष्मीय मान क्या है? तो प्यारे बच्चों, ऊष्मीय मान वो होता है जिसका ऊष्मीय मान अच्छा होगा, वो ईंधन अच्छा होगा। जैसे 1 किलो लकड़ी हो और 1 किलो एलपीजी गैस हो तो खाना किस पे ज्यादा बनेगा? तो ईंधन का ऊष्मीय मान की 1 किलो में कितनी ऊर्जा निकले? किलो जूल प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न है चेचक की टीके की खोज किसने की? विज्ञान में अगला प्रश्न है कि चेचक की टीके की खोज किसने की? चेचक की टीके की खोज किसने की? तो प्यारे बच्चों, ये की थी एडवर्ड जेनर ने। प्यारे बच्चों, ये विज्ञान से संबंधित जो निम्न परीक्षा में नेशनल मेरिट कम स्कॉलरशिप एग्जाम में जो प्रश्न आए थे वो है। ये साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, ये आपके भी
किसी एग्जाम में काम में आ सकते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन से हमने कई क्वेश्चन हमने और भी किए, तो चैनल पे जुड़े रहें। आगे हम इस परीक्षा में जो मैथ के प्रश्न आए हुए हैं और रीजनिंग के प्रश्न आए हुए हैं वो करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम निम्स 2026 के आंसर की डिस्कस करेंगे। नेशनल मेरिट कम स्कॉलरशिप एग्जाम होती है ये बच्चों, ये 8वीं क्लास के बच्चों की लगती है एग्जाम, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में, जो 7वीं और 8वीं 2 साल लगातार जिन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं उनकी एक एग्जाम लगती है सेट और मैट की। यदि कोई बच्चा इसमें पास हो जाता है, जैसे राजस्थान का है, राजस्थान में यदि कोई बच्चा पास होता है, मतलब लगभग टॉप में 5000 में सीट में आ जाए, तो उसको 9 से 12 तक 1000 रुपीज पर मंथ मिलते हैं, मतलब त्रैमासिक 3 महीने से 3000 रुपये मिलते हैं। 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है 9 to 12 यदि बच्चा पढ़ता है तो। आजकल 16 नवंबर को उसका पेपर लगा, आज हम उसकी आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। ये आंसर की से बच्चों को पता चलेगा कि उन्होंने गलती कहाँ की। इससे रिलेटेड अलग क्वेश्चंस भी हम करेंगे जिससे उनके रीजनिंग, मैथ और जीके बढ़े। ये पेपर जो बच्चे बीएसटीसी या रीजनिंग या रेलवेज की एग्जाम देते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो मुझे फॉलो करें और आंसर की हम हर क्वेश्चन पे पूरा डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आया था कि नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन से संबंधित। पहला प्रश्न आया था चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन से संबंधित आया था कि चंपारण आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है। इसमें ऑप्शन हमें दे रखे थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी। बच्चों, ये चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था और इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। चंपारण आंदोलन संबंध है महात्मा गांधी से। ये एसएसटी का प्रश्न है। चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित है। 4 नेताओं के नाम दे रखे थे, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, तो उससे संबंधित महात्मा गांधी है। 1917 में स्टार्ट हुआ था। महात्मा गांधी को एक प्रश्न और बनता है, मतलब यदि आप अलग देखो तो महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन में किसने बुलाया था, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। वहां नाम आता है राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल आता है। सेकंड क्वेश्चन है कि बसोहली सैली, बसोहली सैली, बसोहली सैली किससे संबंधित है। इसमें 4 राज्यों के नाम दे रखे हैं, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल। तो बच्चों इसमें तुम्हें हिमाचल करके आना था, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है क्योंकि इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इसको जीआई टैग में मिला है इस शैली को। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के राज्यों में सबसे पहले संधि किसने की। राजस्थान के राज्यों में सबसे पहले संधि किसने की। राजस्थान में कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेजों से पहली संधि की। अंग्रेजों से संधि। बच्चों उस टाइम अंग्रेजों ने एक सिस्टम बना रखा था कि आप हमसे संधि कर लें, आपको मराठों के आक्रमण से, पिंडारियों के आक्रमण से हम बचाएंगे। तो कई रियासतों ने, राजस्थान की लगभग रियासतों ने संधि की थी। तो सबसे पहले जो संधि करने वाले जो था वो थे भरतपुर। सबसे पहले संधि की थी भरतपुर ने। सितंबर 1803, 29 सितंबर 1803 को उन्होंने संधि की थी। बच्चों इसके बाद है कि बेटी बचाओ। अगला प्रश्न आया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ
इस तरह का एक हर किताबों में लिखा होता है बच्चों। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कब शुरू हुआ, इसमें साल पूछा था कि 2014 में स्टार्ट हुआ या 2008 में स्टार्ट हुआ, 2012 में स्टार्ट हुआ या 2015 में स्टार्ट हुआ। तो बच्चों इसका आंसर होगा 2015। इसका आंसर क्या होगा 2015। 22 जनवरी 2015 को यह स्टार्ट हुआ था। अपने जो देश के प्रधानमंत्री है श्रीमान नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। ये पानीपत से स्टार्ट हुआ था, पानीपत से स्टार्ट हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो राजा है अफगानिस्तान में गजनी के जो शासक, गजनी का जो महमूद है, महमूद, इसको कई बार महमूद गजनी भी बोलते हैं। इसने भारत पे कितनी बार आक्रमण किए थे? प्रश्न ये आया था कि भारत पे कितनी बार आक्रमण किए। तो बच्चों ये 1000 से ईस्वी से 1025 ईस्वी तक रहा था ये, ठीक है। इस दौरान इसने 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें कई बार आप किताबों में पढ़ते हो और मतलब कई बार आपको पता चलता है सोमनाथ मंदिर का जो फेमस है आक्रमण, वो महमूद गजनवी ने ही किया था, जो इसका 15वां आक्रमण था, ठीक है। 1025 से 1027 ईस्वी तक इसने 17 बार किया था। सोमनाथ मंदिर में इसने 1025 ईस्वी में किया। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि द्रवित मैग्मा ठंडी होकर कौन सी सेल बनाती है? द्रवित मैग्मा ठंडी होकर किस प्रकार के सेल में परिवर्तित हो जाती है? बच्चों इसका आंसर है आग्नेय सेल। इसका आंसर आप ट्रिक से भी कर सकते थे कि द्रवित मैग्मा है, जो लावा है, लावा ठंडा होगा तो लावा जो कैसी लावा के रंग कैसा होगा? अग्नि जैसा, तो आग्नेय सेल। आगे बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये था कि गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में? गोविंद देव जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो यहां तुम्हें करना था जयपुर। राजस्थान के किस जिले में गोविंद देव जी का मंदिर है? यहां ऑप्शन दे रखा था करौली, जयपुर, राजसमंद और जोधपुर। अब उसके बाद में बच्चों प्रश्न आया था कि अंगूरों की खेती, अंगूरों की खेती को क्या कहते हैं? अंगूरों की खेती को क्या कहते हैं? यहां ऑप्शन थे विटिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर पिसिकल्चर और सेरिकल्चर। बच्चों प्रश्न ये आया था कि अंगूरों की खेती किससे संबंधित है, कि भाई अंगूरों की जो खेती की जो पढ़ाई है वो किस में की जाती है? तो बच्चों हॉर्टिकल्चर है वो बागवानी संबंधित है, मतलब बागवान की जो संबंध है वो किसमें है? हॉर्टिकल्चर में आते हैं। पिसिकल्चर है वो मछली से संबंधित है। सेरिकल्चर है वो रेशम कीट से संबंधित है। और
अंगूरों से संबंधित है विटिकल्चर। हमारा आंसर होगा विटिकल्चर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन संविधान से आया कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस साल में हुआ? तो कमेंट में बच्चों जवाब दो कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ, किस साल में। बहुत आसान प्रश्न है। बच्चों इसमें ऑप्शन थे 1944, 1945, 1946 या 1947। तो बच्चों इसका आंसर होगा 1946 कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, 1946 को। बच्चों आपकी जानकारी के लिए 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का जो पहली बैठक, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि प्रथम बैठक कब हुई। प्रथम बैठक कब हुई, तो ये आंसर हमें करना है 9 दिसंबर 1946 को। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन से हमें 3 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत आसान था। पंजाब और हरियाणा का साझा उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा का साझा उच्च न्यायालय कहाँ है? इसमें ऑप्शन दे रखे थे, गुवाहाटी है, चंडीगढ़ है, अमृतसर है और हिसार है। तो इसमें तुम बच्चों तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। तो उनका जो साझा उच्च न्यायालय है वो भी चंडीगढ़ में ही है, वो भी चंडीगढ़ में ही है। अगला प्रश्न है हुडा सम्मेलन। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? बच्चों कमेंट में बताओ हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता हुडा सम्मेलन कब हुआ था, किसने अध्यक्षता की थी? हुडा सम्मेलन, यहां प्रश्न आया था कि हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? बच्चों 1700 के आसपास राजस्थान में मराठों के आक्रमण होते थे और वो अपने इनकी राजाओं की जो फूट थी इसकी फायदा उठा के इनको हरा के इनसे टैक्स वगैरह ले जाते थे। तो राजाओं ने ये सोचा कि हमें इकट्ठा रहना चाहिए, तो हुडा सम्मेलन हुआ। हुडा उस समय भीलवाड़ा एक अपना जिला है, उसमें हुडा नामक स्थान पे 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता सवाई जयसिंह द्वितीय ने की। सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये सम्मेलन सक्सेसफुल तो नहीं हुआ था, लेकिन राजस्थान की जीके में इससे रिलेटेड बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। भले फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो या आरएस का प्रश्न हो या बीएसटीसी का हो, राजस्थान से जो संबंधित प्रश्न है उसमें ये जरूर पूछा जाता है। बच्चों अगला प्रश्न था पानीपत का युद्ध। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो कब हुआ था? ये प्रश्न आया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, ये प्रश्न है। तो बेटा सुनो,
कि पानीपत दिल्ली के पास है, तो यदि कोई भी विदेशी शासक है उसे दिल्ली पे अधिकार करना है तो वो दिल्ली पे जब अटैक करेगा तो पानीपत के मैदान में दिल्ली का राजा उसे रोकने के लिए आएगा। पानीपत के 3 प्रसिद्ध युद्ध हुए। पानीपत के 3 प्रसिद्ध युद्ध हुए। पहला था बाबर आया था जिसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, और बाबेज वर्सेस इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, ठीक है बच्चों। सेकंड था कि बाबर का बेटा हुमायूं बना और हुमायूं को शेरशाह ने लात मार दी कि भाई अब वापस अकबर आया, और अकबर ने हेमू, एक हिंदू सेनापति था, उसके विरुद्ध लड़े। थर्ड था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली इसने भारत पे अटैक किया और मराठे लड़े। मराठे पुणे सतारा से चल के अहमद शाह अब्दाली पे इन्होंने इसको रोका। तो पहले युद्ध में बाबर विजयी हुए, दूसरे युद्ध में अकबर विजयी हुआ, और तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा। 3 पानीपत के प्रसिद्ध युद्ध हैं। पहला हुआ 1526 में, दूसरा हुआ 1556 में, और तीसरा हुआ 1761 में। प्यारे बच्चों, हमारे से प्रश्न पूछा था कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, तो तुम्हें बताना है 1761, 14 जनवरी 1761। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आमार जीवन। आमार जीवन ये किस लेखिका की आत्मकथा है? आमार जीवन ये किस भारतीय महिला की लिखित पहली आत्मकथा है? तो बेटा इसका आंसर होगा रास सुंदरी देवी। रास सुंदरी देवी ये बंगाली में लिखी हुई। सेवेंथ क्लास में एक इंग्लिश में पाठ है कि महिलाओं को यदि अल्फाबेट सिखाए जाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर है कि महिलाओं को यदि अल्फाबेट सिखाए जाए तो इंडिपेंडेंट बन जाएंगी, वो आत्मनिर्भर बन जाएंगी। पहली आत्मकथा आमार जीवन रास सुंदरी देवी ने बंगाली में लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन राजस्थान का, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर, बच्चों फटाफट बताओ कमेंट में कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा। किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को। राजस्थान का मैनचेस्टर, पहले राजस्थान में जो सूती कपड़े की मिलें थी वो सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में थी। सबसे ज्यादा जो कपड़ा बनता था वो भीलवाड़ा में बनता था, तो इसलिए राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा को कहा जाता था। अगला प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न था कि 1857 की क्रांति, मेरे बच्चों 1857 की क्रांति हुई थी
1857 की क्रांति हुई थी। इसके बारे में बच्चों ये कहते हैं कि 31 मई 1857 को शुरू होने की बात थी। 1857 10 मई को ये स्टार्ट हो गई थी और कई कई जगह ये हुई थी, कई कई जगह ये शांत रही थी। कई राजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग किया था और कई जगह जनता ने विद्रोह किया था। तो ये अलग अलग पढ़ते हैं। इसमें हम 1857 की संबंधित जगह पूछी गई है कि कहां 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 ये नहीं फैली थी। ऑप्शन थे मेरठ, फैजाबाद, झांसी और नीमच। ठीक है, इसमें बच्चों क्वेश्चन ध्यान से समझना। इसमें यह पूछा है कि कौन सा जगह संबंधित नहीं है। मेरठ, फैजाबाद, झांसी और नीमच। नीमच उस टाइम राजस्थान में एक छावनी हुआ करता था, वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। तो यहां के सैनिकों ने विद्रोह किया था। मोहम्मद जो अली है उसने कह दिया था कि हम हथियार नहीं उठाएंगे। झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई, मेरठ में हुआ था, मंगल पांडे और उन सैनिकों ने किया था। इसका आंसर होगा फैजाबाद। इसका आंसर क्या होगा? फैजाबाद। अगला प्रश्न है कि 18वीं सदी में रेशम की किस देश की रेशम की मांग ज्यादा थी? तो इसका आंसर तुम्हें सही विवेक से कर देना चाह कि भारत से संबंधित प्रश्न है तो भारत करना था। अगला प्रश्न, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लिए गए बच्चों। राजस्थान के एकीकरण से भी एक संबंधित प्रश्न लिया गया। राजस्थान के एकीकरण से भी एक प्रश्न लिया गया है बच्चों। तो राजस्थान का एकीकरण, इसमें ये पूछा गया है कि ये कंप्लीट कब हुआ, कि भी पूरा कब हुआ, तारीख पूछी। तो इसका आंसर है 1 नवंबर 1956। ठीक है, ऑप्शन में सिर्फ ये दे रखा है नवंबर 1956। तुम्हें नवंबर 1956 करके आना है। प्यारे बच्चों, राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ और 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान पूरा बना। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कितने चरणों में बना? तो 7 चरणों में बना। 7 चरणों में बना। 18 मार्च 1948 से ये शुरू हुआ। सबसे पहले मत्स्य संघ बना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली से मिला के। उसके बाद इस तरह से चलते हुए 1 नवंबर 1956 को ये 7 चरणों में राजस्थान का हुआ था। तो राजस्थान का एकीकरण पूरा कब हुआ? 1 नवंबर 1956। शुरू कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है। कि जैसे कोई फिल्म है, फिल्म में बहुत ज्यादा हिंसा या अश्लीलता दिखाई जाए तो उसको काटने की, उसको प्रतिबंधित करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो उस चीज को बोलते हैं काटना, उस चीज को काटने को बोलते हैं सेंसर। उस चीज को काटने को क्या बोलते हैं? सेंसर। तो इसका ऑप्शन आंसर आएगा सेंसरशिप। जो प्रतिबंध लगाता है वो, उसको बोलते हैं सेंसरशिप। ठीक है,
इसके कई ऑप्शन और भी थे, जैसे विज्ञापन, मीडिया और विपणन। पहले बच्चों, विज्ञापन जो हम जब कोई फिल्म देखते हैं या कोई नाटक देखते हैं तो कोई किसी चीज का, जैसे कोलगेट का, किसी चीज का जैसे विज्ञापन आता है कि हमें ये चीज खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए, तो उस चीज को विज्ञापन बोलते हैं। मीडिया, मीडिया जैसे जो टीवी जो सीरियल्स बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, न्यूज चैनल्स बनाते हैं, उनको मीडिया बोलते हैं। विपणन का मतलब होता है व्यापार, बेचना। तो फिल्म को प्रतिबंधित, जो अश्लीलता या हिंसा से संबंधित है, उसको कौन प्रतिबंधित करेगा? उसको कौन करेगा? अश्लीलता हो या हिंसा से संबंधित हो, तो उस चीज को बोलते हैं सेंसरशिप। क्या बोलते हैं? सेंसरशिप। मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि किस आदिम जनजाति, प्रिमिटिव ट्राइब्स की जो उपाधि है वो राजस्थान में किस जनजाति को मिली? तो इसका आंसर होगा सहरिया। क्या होगा? सहरिया। आदिम जनजाति की उपाधि किसको मिली है? सहरिया। प्यारे बच्चों, ये राजस्थान के 12 जिले में पाई जाती है। राजस्थान के 12 जिलों में पाई जाती है। गिरासिया, डमोर, ये अपनी जनजातियां हैं। तो राजस्थान में कौन सी जनजाति है उसको आदिम जनजाति में शामिल किया गया है? तो आंसर होगा सहरिया। राजस्थान के 12 की 2 तहसीलें हैं, शाहबाद और किशनगंज। इन 2 तहसीलों में, शाहबाद और किशनगंज की 2 तहसीलों में इसमें सहरिया जनजाति पाई जाती है, जिसको आदिम जनजाति का कहा गया है। अगला प्रश्न बहुत प्रश्न है कि विधायक, बहुत आसान प्रश्न है। 8वीं क्लास के स्टैंडर्ड से तो ठीक है, एवरेज प्रश्न है, लेकिन विधायक किस सदन के सदस्यों को कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, विधायक विधानसभा को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? विधानसभा। 3 तरह के सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। तो लोकसभा और विधानसभा ये डायरेक्ट चुने जाते हैं जनता द्वारा। तो लोकसभा और राज्यसभा की जो अपने द्वारा जो भेजे जाते हैं उनको सांसद बोलते हैं, और जो विधानसभा में भेजे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? विधायक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा? तो बेटा, मेरा ये मानना है कि जो जेम्स मिल, जो अंग्रेज हैं, इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। इन्होंने 3 कार्यकाल माने, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इन्होंने हिंदू मुस्लिम 2 कार्यकाल का कंपैरिजन किया और खुद को ब्रिटिश इतिहास को सर्वश्रेष्ठ बताया। अगला क्वेश्चन है, चेतावनी ना चुमिटिया। प्यारे बच्चों, कमेंट करो कि चेतावनी ना चुमिटिया किसने लिखा था? चेतावनी ना चुमिटिया किसने लिखा था? बहुत अच्छा प्रश्न है, चेतावनी ना चुमिटिया। चेतावनी ना चुमिटिया, ये राजस्थान हिस्ट्री में बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक बार क्या हुआ कि इंग्लैंड का राजा दिल्ली आया और उदयपुर के राजा फतेह सिंह को इनवाइट किया कि आप हमारे सम्मेलन में सम्मिलित हो। तब चेतावनी ना चुमिटिया किसके द्वारा लिख के भेजा गया कि भाई वो इससे इंस्पायर हुए कि उन्होंने उस सम्मेलन में उन्होंने भाग ही नहीं लिया।
तो उसका आंसर है केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट। बच्चों, राजस्थान की यदि इतिहास में अंग्रेजों के विरुद्ध यदि किसी परिवार का सबसे ज्यादा सहयोग यदि आप पढ़ोगे तो मेरा यह मानना है कि ये केसरी सिंह जी बारट का परिवार है। इनके भाई जोरावर सिंह जी बारट, इनके जो पुत्र हैं प्रताप सिंह जी बारट, कि जब उनसे क्विस लैंग ने बरेली की जेल में पूछा कि बेटा तू इतना युवा है, तेरी मार हो रही है, तो हमें बता क्यों नहीं देता अपने वेद? तो उसने कहा कि मैं एक मां को हंसाने के लिए सारी माओं को रुला नहीं सकता। अगला है राजस्थान राज्यसभा में, सॉरी, कि राज्यसभा में राष्ट्रपति है वो कितने सदस्य मनोनीत करता है? राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर होता है 12। 12 होता है। जो कला, विज्ञान, सामाजिक इनसे संबंधित हो, राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति कमेंट में कमेंट कीजिए कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है और राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो वो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो आंसर होगा 12। अगला प्रश्न देखो बच्चों कि बाबा गुरु नानक का जन्म कहां हुआ? बाबा गुरु नानक का जन्म कहां हुआ? गुरु नानक, बाबा गुरु नानक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, तो अपने जो सिख धर्म है उसके जो प्रथम गुरु थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, बाबा गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था? तो पहला प्रश्न ये आया था कि कहां हुआ था, तो तुम्हें आंसर करना था तलवंडी। तलवंडी ये वर्तमान में बच्चों पाकिस्तान में कार्तिक पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था। प्यारे बच्चों, अगला है राष्ट्रीय वन नीति राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कितने क्षेत्र में वन होना चाहिए? तो इसका आंसर होता है 33%। कितनों में होना चाहिए? 33% में होना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों कि प्राकृतिक पर्यावरण के अवयव है। प्राकृतिक पर्यावरण के अवयव है। प्राकृतिक पर्यावरण के अवयव है। ऑप्शन है पेड़ पौधे, दूसरा है जीव जंतु, तीसरे हैं भूमि और जल, और चौथे हैं उपरोक्त सभी। तो पहले बच्चों, प्राकृतिक पर्यावरण में पेड़ पौधे, जीव जंतु, भूमि, जल सब आते हैं, तो इसका आंसर होता उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अगला है स्वच्छता। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो प्यारे बच्चों 2014 में। इसमें तारीख भी पूछी गई है, तो तुम्हें पता होना चाहिए 2 अक्टूबर स्वच्छता, गांधी जी का जन्मदिन, 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। अगला है आउवा। आउवा है, ठीक है। इसमें ये राजस्थान में 1857 की क्रांति का बहुत
मुख्य केंद्र था कि इसमें जो नेतृत्व किसने दिया, ऑप्शन थे मोहम्मद अली बैग, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, लाला दयाल और शीतल प्रसाद। बच्चों इसमें कुशाल सिंह जी चंपावत जो थे, इन्होंने राजस्थान की आउवा के ये सामंत थे कुशाल सिंह जी, इन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। बच्चों इन्होंने 2 युद्ध में अंग्रेजों को हराया और तीसरे जब युद्ध में ये हारे तो अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया बाद में ये और इनको 1861 के समथिंग टेलर एक कमीशन बनाया, उनकी अध्यक्षता में इनकी रिपोर्ट पेश की और इनको बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन बहुत अच्छे क्रांतिकारी थे ये, सुगाली माता के भक्त थे। ये प्रश्न भी आता है, सुगाली माता के भक्त थे। और एक बार एक प्रश्न आया था कि सुगाली माता ऐसी कौन सी माता है जिसके 10 सिर 54 हाथ, 10 सिर 54 हाथ। तो कुशाल सिंह जी सुगाली माता के भक्त थे, सुगाली माता के 10 सिर 54 हाथ थे। ये आवा के किसान सामंत थे। अगला सुमेलित करने वाला प्रश्न था कि कौन सा खदान कहां होता है। सबसे पहले ऑप्शन देखो, क्वेश्चन लिखते हैं अपन कि सीसा, जस्ता, तांबा, जिप्सम और वोलेस्टोनाइट। सिरोही, बीकानेर, झुंझुनू और उदयपुर। तो प्यारे बच्चों, तांबा झुंझुनू में खेतरी में पाया जाता है, ठीक है, झुंझुनू में खेतरी जगह है वहां पाया जाता है। जिप्सम बीकानेर में, उसके बाद सीसा जस्ता उदयपुर में और वोलेस्ट्रोनाइट किसमें पाया जाता है, सिरोही। सीसा जस्ता उदयपुर में पाया जाता है, सीसा जस्ता चांदी ये तीनों एक साथ पाए जाते हैं उदयपुर में। तांबे की खाने खेतड़ी की फेमस खाने हैं, उसको झुंझुनू में पाई जाती खेतड़ी। जिप्सम बीकानेर में होता है, बीकानेर में फलाना एक जगह है, देशनोक जगह, वहां देशनोक के पास फलाना है, वहां ज्यादा होते हैं। और वोलेस्टोनाइट सिरोही में होते हैं। अगला प्रश्न है कि साहित्य लहरी की रचयिता कौन है। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा सूरदास। सूरदास जी ने साहित्य लहरी की रचना की थी और इन्होंने इसमें खुद को चंद्रबरदाई का वंशज बताया था। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। महाराणा प्रताप राजस्थान के सर्वोच्च वीर से संबंधित है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो इसके ठीक है, इसमें ऑप्शन थे 28 फरवरी 1572, 18 जून 1576, 9 मई 1540 और 20 जुलाई 1541। प्यारे बच्चों ये 4 ऑप्शन थे। देखो सबसे पहले 9 मई
1540 वैशाख शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। ये जन्म की तारीख है, ये जन्म की तारीख है। बचपन में उनका नाम कीका था और जब वो 32 साल के थे तब उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो 40 और 32 हुए 72, 40 और 32 हुए 72, तो 72 साल का उनका राज्याभिषेक हुआ। अब जैसे ही राज्याभिषेक हुआ, अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे, 4 शिष्टमंडल भेजे। जलाल खान कोरची, मान सिंह के पिताजी भगवान दास और अपने वित्त मंत्री टोडरमल जी को महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। कई किताबों में बच्चों 21 जून 1576 में मिलता है, तो हमें 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। उसके बाद जन्म हुआ 1540, 72, 76, ये तारीख संबंधित नहीं है। प्यारे बच्चों 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप जी की मृत्यु हुई। तो ये इनसे संबंधित, महाराणा प्रताप जी से संबंधित तारीखें हैं। तो हमसे प्रश्न पूछा गया था कि महाराणा प्रताप जी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो 28 फरवरी 1572 को हुआ था। इसे राजमहलों की क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि जो महाराणा प्रताप है, इनके पिताजी राणा उदय सिंह जी ने बटियानी रानी के, मतलब एक उनकी रानी थी, उनके कहने में आकर जगमाल जी को, जो महाराणा प्रताप से छोटे थे, उनको राजा बना दिया था। लेकिन अन्य सामंत जो ये बड़े थे, इनको बनाना चाहते थे, तो एक प्रकार की राजमहलों की क्रांति थी। अगला प्रश्न। प्यारे बच्चों, यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो में जुड़े रहें। कि राजस्थान में जो सिंचाई है वो सबसे ज्यादा किससे होती है? तो बच्चों इसमें ऑप्शन होगा, उत्तर होगा नलकूप। अगला प्रश्न। हवाई जहाज को जो उड़ाते हैं तो वो कौन सी परत में उड़ते हैं? तो बच्चों इसमें होगा समताप मंडल। क्या होगा? समताप मंडल। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन था झरने, खनिज, वन। जो जंगल है, खनिज है, झरने का जल है, वो तो प्रकृति द्वारा है। मानव निर्मित कौन सी है? जो कैंसर की औषधियां है, कैंसर की औषधियां है। प्यारे बच्चों, ये जो निम्न परीक्षा में जो सामाजिक के प्रश्न थे वो थे। नेक्स्ट वीडियो में हम विज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए इस चैनल पे, मैथ स्क्वायर्ड प्रो। थैंक यू।